माध्यमिक बोर्ड परीक्षा 2021 के तहत हिंदी विषय के प्रश्न पत्र की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत। हिंदी पुस्तक क्षितिज के अध्याय नंबर 9 के शिक्षण कार्य के अंतर्गत सर्वप्रथम लेखक नागार्जुन का जीवन परिचय प्रस्तुत होगा। तत्पश्चात अध्याय के पाठ परिचय के साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्यापन करवाया जाएगा। अध्याय समाप्ति के बाद आपसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछे जाएंगे जिनके उत्तर आपको देने हैं। तो शुरू करते हैं इस अध्याय को। तो सबसे पहले जो अध्याय नंबर 9 है, इसके लेखक हैं नागार्जुन, और नागार्जुन का जन्म है वो सन 1911 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु है वो 1998 में हो जाती है। उसके बाद में लेखक का जो जीवन परिचय है वो देखते हैं। हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक कवि नागार्जुन का जन्म बिहार राज्य के दरभंगा जिले के सतलक्का गांव में हुआ। हिंदी और मैथिली ये दो भाषाओं के अच्छे जानकार थे कवि नागार्जुन, और इनका बिहार राज्य का एक जिला है दरभंगा, उसके गांव है सतलक्का, उसमें उनका जन्म होता है। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। बचपन का नाम माने या इनका मूल नाम माने तो वो वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई और फिर अध्ययन के लिए बनारस और कोलकाता गए। सन 1936 में लंका गए और सन 1936 में ये अपनी जो अध्ययन इनका जब समाप्त हो जाता है उसके बाद में ये श्रीलंका चले जाते हैं और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए और इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं श्रीलंका जाने के बाद में। फिर आगे है, उन्होंने हिंदी साहित्य में नागार्जुन और मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की हैं। तो उन्होंने हिंदी साहित्य में जो रचनाएं रचित की हैं वो नागार्जुन नाम से, और मैथिली भाषा में जो जितने भी रचनाएं रचित की हैं वो यात्री उपनाम से की हैं। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य विधाओं का भी लेखन किया है। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। उनका एक संपूर्ण बड़ी पुस्तक है नागार्जुन रचनावली के नाम से, जो 7 भागों में विभाजित है। उनको हिंदी अकादमी और दिल्ली के सीकर सम्मान, उत्तर प्रदेश के भारत भारती पुरस्कार और बिहार के राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सामयिक बोध से गहराई तक जुड़े नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली थी। उन्होंने आंदोलन धर्मी, इन्होंने समाज के क्षेत्र में जो जो उन्होंने उपलब्धियां या कमियां देखी उन पर उन्होंने कुछ कविताएं रचित की थी जो आंदोलन भरी थी। इसके कारण इनके द्वारा जो भी उपदेश और या सुझाव दिए गए थे, इनके कारण इनकी कविताओं को काफी लोकप्रियता है वो मिली थी। फिर आगे इनकी कुछ पुस्तकों के नाम हैं, यानी कि इनके द्वारा रचित कृतियां हैं वो कौन कौन सी हैं, उनके नाम दिए गए हैं। युगधारा, सतरंग के पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, तालाब की मछलियां, ओम मंत्र, भूल जाओ पुराने सपने। ये इनके द्वारा अलग अलग जो रचनाएं रचित की गई थी अलग अलग वर्षों में, वो उनके नाम हैं। फिर आगे जो पाठ है उसका संक्षेप में परिचय दिया गया है, उसका सार प्रस्तुत है आपके सामने। नागार्जुन की कविता कल और आज, इनकी जो पहली कविता है वो कल और आज नाम से है। ग्रीष्म की घोर तपिश भरी दूरता के पश्चात, गर्मियों की गहरी तपन के बाद में, जो भयंकर जो गर्मी की तपन है उसके बाद में जिसमें जीना भी काफी मुश्किल हो जाता है, कि पश्चात वर्षा ऋतु के सहज और मन भावन आगमन का वर्णन करती है। और तो जैसे ही गर्मी समाप्त होती है और उसके बाद में वर्षा का जब आगमन होता है तो उसका वर्णन कवि ने इस कविता में किया है। ग्रीष्म ऋतु के हताश एवं उदास मुख, ग्रीष्म ऋतु के कारण लोग हैं वो निराश हो जाते हैं और उनके चेहरों पर उदासी छा जाती है। कृषक जितने भी हैं उनके, और धूल स्नान करते पक्षी वृंद, और धूल से जो पक्षी हैं वो स्नान करते हुए प्रतीत होते हैं गर्मियों के समय में। सूखे खेतों का वीरान उजाड़पन, और खेत हैं वो बारिश नहीं होने के कारण एकदम वीरान पड़े हैं, सुनसान पड़े हैं और उजड़े हुए से पड़े हैं। और बदरंग आसमान, और जो आसमान है उसमें भी रेत और गर्द है, वो उड़ने के कारण आसमान भी एक तरह से बदरंग हो गया है। जहाँ एक और समाज के सोपान पर छूटे अंतिम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं दूसरी ओर प्रकृतिगत चित्रण की सहजता को भी दर्शाता है। तो ये जो कल और आज कविता है लेखक की, इसमें प्रकृति चित्रण को बहुत अच्छी तरह से दर्शाया गया है। वर्षा ऋतु का आगमन परिवर्तन का संकेत है। वर्षा ऋतु जैसे ही आती है तो प्रकृति में उसका आगमन है वो परिवर्तन लेकर आता है। वर्षा के आगमन से प्रकृति रूपी सुकन्या नृत्य करती हुई प्रतीत होती है, और प्रकृति ऐसे लगती हो जैसे ही बारिश के समय में कि पूरी प्रकृति है वो एक किसी कन्या के रूप में नृत्य कर रही हो। प्रकृति के समस्त उपादान का भी उसका साथ देते प्रतीत होते हैं। ऋतु चक्र का अत्यंत सजीव अंकन इस कविता की विशेषता है, और इसमें ग्रीष्म ऋतु और जो वर्षा ऋतु है इन दोनों का बहुत ही जो अंकन किया गया है, यानी कि इनको उकेरा गया है, इनकी जो बातों को वो काफी सजीव एक तरह से जिंदा प्रकट होती हैं।
ठेठ देशज उपादानों का प्रयोग मुद्दकारी है और लेखक की जो भाषा है लेखन की वो भी ठेठ देसी भाषा है। और भाषा की दृष्टि से नागार्जुन का ठेठ देसी अंदाज मनोरम है। और जो कवि नागार्जुन है उनका जो भाषा का वर्णन करने का जो तरीका है देसी भाषा को वो भी काफी अलग तरीके का है। आगे एक और कविता आपके समक्ष प्रस्तुत होगी। कल और आज के अलावा एक है दूसरी कविता भी आएगी सामने, वो है उषा की लाली। उषा की लाली कविता में कवि नागार्जुन प्रकृति प्रेम और सहज रूप में मुखरित हुआ है। शिशु रूप में उगते हुए सूर्य की अप्रतिम छटा से कवि का मन अभिभूत हो जाता है। और सुबह के समय प्रकृति में जब सूर्य का उदय होता है तो उसमें प्रकृति में क्या बदलाव आते हैं उस समय, तो उसका वर्णन भी कवि ने किया है। उदय होते सूर्य की केसरी आभा जो हिमगिरी यहाँ पर हिमालय पर्वत को कहा जा रहा है कि स्वर्ण शिखर का आभास दे रही है। और जैसे ही सूर्य की किरणें जब सुबह के समय पहली किरणें जब गिरती हैं तो सूर्य के जो हिम शिखर हैं, सूर्य की जो किरणें हैं वो हिमालय के पर्वत पर गिरती हैं तो उसका जो शिखर है वो सोने का सा आभास दे रहा है। से कवि दूर नहीं होना चाहता और कवि है इन सभी दृश्यों से अपने आप को दूर नहीं करना चाहता। तो जो पहली कविता है कल और आज उसका हम अध्ययन करते हैं। इसमें लेखक ने लिखा है कि अभी कल तक गालियां देती तुम्हें हताश खेतीहर, कि कल तक जब गर्मियों का जब समय चल रहा था तो जो हताश खेतीहर हैं, खेती करने वाले जितने भी जो लोग थे वो हताश थे और वो तुम्हें गालियां दे रहे थे। अभी कल तक धूल में नहाते थे गोरियों के झुंड, और जो गोरिया नाम के जो पक्षी होते हैं उनके जो जितने भी जो झुंड थे वो रेत में नहा रहे थे, क्योंकि गर्मियों के समय में जो रेत है उसमें नहाने के अलावा उनके पास में स्नान करने की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी, क्योंकि वर्षा ऋतु है वो नहीं हो रही थी। आगे अभी कल तक फतराई हुई थी धनहर खेतों की माटी, और जितने भी जो धान के खेत थे उनकी माटी है वो भी फतराई हुई थी, एक पत्थर की तरह बनी हुई थी। अभी कल तक धरती की कोख में दुबके पड़े थे मेंढक, और अभी कल तक जो धरती की कोख है गर्भ है उसमें भी मेंढक हैं वो अंदर दुबके हुए पड़े थे। अभी कल तक उदास और बदरंग था आसमान, और अभी कल तक स्थिति ऐसी थी कि सब कुछ उदास नजर आ रहा था और जो आसमान है वो भी धूल से बदरंग नजर आ रहा था। आगे और आज ऊपर ही ऊपर तन गए हैं, लेकिन आज स्थिति में परिवर्तन हुआ है, और वो परिवर्तन किस कारण से हुआ है कि बारिश है उसका होना शुरू हो गया है। और आज ऊपर ही ऊपर तन गए हैं तुम्हारे तंबू, और आज चमका रही है पावस रानी, और आज बारिश हो रही है, और बारिश होने के कारण जो बारिश की बूंदें हैं वो चमकती हुई प्रतीत हो रही हैं। बूंदा बूंदियों की अपनी पायल, और जैसे बूंदा बूंदी धरती पर गिर रही हैं तो उसकी आवाज़ है वो पायल के रूप में, पायल के बजने के रूप में आ रही है। आगे और आज चालू हो गई है झिंगुरों की सहनाई ए विराम, और धीरे धीरे आज है प्रकृति में है वो जो झिंगुर नाम के जो छोटे पक्षी जो जानवर होते हैं उनकी भी सहनाई है वो शुरू हो गई है। सहनाई शुरू होने का अर्थ ये है कि उनकी आवाज़ें हैं वो अविराम बिना रुके लगातार उनकी आवाज़ें हैं वो प्रकृति में गूंज रही है। और आज जोरों से कूक पड़े हैं, और आज जोर से कूक रहे हैं नाचते थिरकते मोर, और इसी बारिश में मोर हैं वो कभी नाच रहे थिरक रहे हैं और इधर उधर अपना आनंद का उल्लास है वो प्रकट कर रहे हैं। आगे लिखा है और आज आ गई है वापस जान, और प्रकृति में जितने भी जो चीजें हैं वस्तुएं हैं उनमें ऐसा लगता है जैसे वर्षा के आगमन से कि उनमें जान आ गई है। दूब की झुल से सिराओं के अंदर, दूब की जो सिराएं हैं अंदर की जो उनकी जड़ें हैं उनमें भी जो झुलस चुकी थी गर्मी के समय में उनमें जान आ गई है। और आज विदा हुआ चुपचाप ग्रीष्म, और आज जो ग्रीष्म ऋतु है वो ऐसे लग रहा है कि चुपचाप विदा हो रहा है, समेटकर अपने लाव लश्कर, और अपना जो लाव लश्कर तमाम जो सामान है वो समेटकर आज जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसा कौन है? ग्रीष्म ऋतु। फिर उसके बाद में दूसरी जो रचना है उषा की लाली यानी कि कविता दूसरी है वो स्टार्ट हो जाती है, उसका हम अध्ययन करेंगे। देखें उषा की लाली में सुबह के समय में सूर्य है उसका उदय हो रहा है, और उषा की लाली में अभी से निखर हिमगिरी के कनक शिखर, और अभी से निखर गए हैं हिमगिरी जो हिमालय पर्वत है उसका जो शिखर है वो निखरता हुआ प्रतीत हो रहा है सोने की तरह, कनक सोने को कहते हैं।
आगे बढ़ा रवि, शिशु रवि, और धीरे धीरे जो शिशु है, शिशु रूपी रवि, सूर्य को एक बच्चे के रूप में बताया जा रहा है कि वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। बदली छवि, प्रकृति की छवि है वो बदल रही है, बदली छवि, और देखता रह गया ए पलक कवि, और कवि है वो ए पलक, बिना पलक को झपकाए उस चीज को देख रहा है कि किस तरह से सूर्य आगे बढ़ रहा है और प्रकृति में किस तरह है बदलाव आ रहा है। डर था प्रतिपल, और कवि को यहाँ पर एक बात का डर भी था हर पल। अप्रूप यह जादुई आबा, जाए ना बिखर, जाए ना बिखर। तो यहाँ ये जो जादुई आबा है, सूर्य की धीरे धीरे जैसे शिशु रूपी सूर्य है वो आगे बढ़ रहा था, तो उसकी जो आबा है, उसकी जो चमक है किरणों की, वो जब फैल रही थी धरती पर, तो कवि को इस बात का डर है कि यह जो आबा है, ये सुंदरता है, ये कहीं पर बिखर नहीं जाए। आगे लिखा है, उषा की लाली में भले हो उठे थे निखर, हिमगिरी के कनक शिखर। और इसी तरह से उषा की लाली में जो हिमगिरी के कनक शिखर थे वो सोने के रूप में चमक रहे थे, निखर रहे थे। फिर आगे लिखा है, आगे ये दोनों कविताएं हैं ये पूरी हो चुकी हैं, उषा की लाली और कल और आज। इसमें अब कुछ महत्वपूर्ण जो इसके शब्दार्थ हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे उषा की लाली है, उसमें हिमगिरी है वो हिमालय को कहते हैं, कनक है वो सोने के जैसा है ही, शिखर चोटी को कहते हैं, और रवि है वो सूर्य को कहा जा रहा है। खेतीहर है वो किसान है, फतराई है पत्थर के समान है, बदरंग है वो फीका है, और एविराम लगातार, और दूब है वो घास है। ठीक है, उसके बाद में आपसे कुछ अभ्यासार्थ प्रश्न हैं वो पूछने हैं, तो आप उनके जल्दी से उत्तर बताएंगे। कि पहला प्रश्न है कि ग्रीष्म की धूल में कौन नहाते थे? तो ग्रीष्म की ऋतु में जो नहाने वाले जो पक्षी हैं वो कौन है? कबूतर, गोरिया, झिंगुरे, मेंढक। तो इसमें जो ग्रीष्म ऋतु की धूल में नहाने वाले जो पक्षी हैं वो हैं गोरिया। आगे दूसरे नंबर के सवाल में है, नागार्जुन हिंदी के अतिरिक्त किस भाषा में रचनाक्रम करते थे? नागार्जुन है वो हिंदी के अलावा एक और भाषा में भी अपनी रचनाएं करते थे, उसका क्या नाम है? मैथिली, अवधी, बांग्ला, ब्रज भाषा। तो दूसरी भाषा का नाम है मैथिली। आगे कुछ अति लघुरात्मक प्रश्न भी हैं, उनके भी आप उत्तर बताएंगे। उषा की लाली कविता में किस समय का वर्णन हुआ है? तो उषा की लाली कविता में उगते हुए सूर्य का, यानी कि शिशु रूपी रवि का वर्णन किया गया है, उसका वर्णन हुआ है। खेतों की मिट्टी फतराई हुई क्यों है? बारिश नहीं होने के कारण, वर्षा नहीं होने के कारण खेतों की मिट्टी है वो फतराई हुई थी। 5 नंबर के सवाल में पूछा है कि कवि ने आसमान को बदरंग क्यों बताया है? क्योंकि गर्मियों के समय में जो रेत है उसके उड़ने के कारण, धूल और गर्द उड़ने के कारण आसमान का रंग है वो बदरंग हो गया था, फीका पड़ गया था। 6 नंबर के सवाल में, उषा की लाली कविता के अनुसार कवि को क्या डर लग रहा था? उषा की लाली कविता के अनुसार कवि को डर था कि कहीं पर ये जो सूर्य की आभा है ये कहीं पर बिखर न जाए जादुई आभा, इस बात का कवि को डर था। 7 नंबर के सवाल में, उस कविता उषा की लाली में हिमगिरी किसे कहा गया है? तो हिमगिरी जिसको पुकारा गया है वो है हिमालय को। तो इस तरह से ये आपका अध्याय नंबर 9 है ये समाप्त होता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और घंटी के निशान को है उसको भी दबा दें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन की सूचना है वो आपको तुरंत मिल सके। तो ऐसे ही तैयारी करते रहें, और आपके समक्ष बहुत जल्द एक नया अध्याय प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।